Hello students, today we are going to start the next one lesson of political science, that is India's defense system. In this lesson we are focusing our attention on three different types of India's defense system. Actually our India's defense system is classified into three parts. Those parts are Army, Navy and Air Force. आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो नेक्स्ट वन लेसन है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं और इस लेसन में जो इंडिया की डिफेंस सिस्टम है उसके बारे में जानकारी लेंगे। एक्चुअली हमें पता है कि जो इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है वो तीन पार्ट में डिवाइड होती है, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स। उसका क्लासिफिकेशन ऐसी किया जाता है, लेकिन हमें समझना होगा कि ये जो डिफेंस सिस्टम है वो किस लिए काम करती है और वो क्यों हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से बनाई जाती है। तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा हमारी नेशनल सिक्योरिटी। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। एक्चुअली नेशनल सिक्योरिटी इज रिलेटेड विथ अवर बॉर्डर सिक्योरिटी। एक्चुअली इन वर्ल्ड we can see many types of sovereign nations are there. Whenever there would be problem among such type of sovereign nations, at that time they will discuss about their problems, they will negotiate with each other, and after discussion, after negotiation, they will sort out that problem. If that problem will not get sorted out, then there will be such type of condition, and that condition is to protect our country. Means that condition is war. So at that time we have to think about our national security. मतलब हमें नेशनल सिक्योरिटी का जो मतलब है वो यहाँ पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। यहाँ के हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और इन पॉइंट्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी किसको कहा जाता है। हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं और इन कंट्रीज़ के बीच में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और ये प्रॉब्लम्स अलग अलग इश्यूज़ के बारे में होते हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। कुछ कंट्रीज़ क्या करते हैं, निगोशिएशन, डिस्कशन के माध्यम से प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी क्रिएट होती हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, तब वार करना ही पड़ता है। तब हमें नेशनल सिक्योरिटी के बारे में सोचना पड़ता है। अभी हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं वो जनरली किसके बारे में होते हैं, इश्यूज़ क्या होते हैं। तो ये इश्यूज़ होते हैं बाउंड्रीज़, मतलब जो एनक्रोचमेंट होता है हमारे एरिया में, दूसरी कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स है वो हमारे कंट्री में एनक्रोचमेंट करते हैं, हमारे बॉर्डर में एंट्री करते हैं, या फिर जो वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ को ब्रेक किया जाता है, जो रिवर का वाटर शेयरिंग ट्रीटीज़ होते हैं इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक, उन लॉज को ब्रेक करना या वाटर शेयरिंग की जो ट्रीटी है उसको ब्रेक करना, इससे भी डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। उसके बाद इनफिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट और अलग अलग तरीके की जो रिफ्यूजीज़ का प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि जिसके कारण कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं और डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास बातचीत के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से, निगोशिएशन के माध्यम से करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कुछ समय पे ऐसे कंट्रीज़ होते हैं कि वो बातचीत से या डिस्कशन से प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते और वो करना भी नहीं चाहते हैं। तब हमें वार के बारे में सोचना पड़ता है, तब हमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी के बारे में बहुत ही कड़ा कदम उठाना पड़ता है। जैसे कि पाकिस्तान के बारे में हम लेंगे तो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेशन होता है टेररिस्ट का। तो पाकिस्तान से हम कितना भी बातचीत करें, कितना भी डिस्कशन करें, लेकिन वो अपने जो एक्ट है, जो अपना जो मेन उसका जो एम है कि इंडिया को डिस्टर्ब करना, वो कभी भी नहीं छोड़ सकता। इसलिए हम पाकिस्तान के साथ में डिस्कशन नहीं करते हैं, निगोशिएशन नहीं करते हैं। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि ये जो सॉवरेन नेशंस होते हैं, इन सॉवरेन नेशंस के में जो गवर्नमेंट चलता है वो वहाँ के लोग बनाते हैं। सॉवरेन
इस वर्ड का मतलब ही होता है कि वहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल कंट्री का या एक्सटर्नल पावर का कंट्रोल नहीं होता है। वहाँ के जो कंट्री के जो लोग हैं वो खुद में से कुछ लोगों को चुनते हैं, उनको सेलेक्ट करते हैं और उनके माध्यम से गवर्नमेंट चलाया जाता है। तो जो कुछ भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो सॉवरेनली, मतलब वो खुद कंट्री अपने दम पे वो लेता है। लेकिन कुछ कंट्रीज़ होते हैं कि वहाँ पे मिलिट्री गवर्नमेंट होता है, जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करेंगे। पाकिस्तान में मिलिट्री गवर्नमेंटशिप है, इसलिए वहाँ पे मिलिट्री के पास में अधिकार है कि वो किस कंट्री के साथ में वो अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करे और किस कंट्री के ऊपर अटैक करे। तो वो पूरा कंट्रोल कौन करता है? मिलिट्री करती है। लेकिन इंडिया से हम कंपेयर उसका करेंगे, मतलब इंडिया की जो डिफेंस सिस्टम है, इंडिया की जो आर्मी है, वो खुद ऐसा डिसीजन नहीं ले सकती है। हमारी जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन तीनों को कंट्रोल करने का काम जो है वो हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप होती है, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो करते हैं। तो मिलिट्री को अधिकार नहीं है कि वो किसी भी कंट्री के साथ में अटैक करे या किसी भी कंट्री के साथ में अच्छी तरीके से रिलेशनशिप बनाए। तो ये सब पूरा का पूरा अधिकार किसके पास है? तो प्रेसिडेंट के पास में है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके बारे में हर एक कंट्री को सोचना पड़ता है। Ways to safeguard national security. Now we have to understand which type of ways are there by which we can safeguard our national security. So first one way is here, geographical location of that nation. Whenever we think about the threats or problems of our national security, those problems are related with our boundaries and geographical neighbors. When we think about our geographical neighbors, there are some nations which are favorable, which are good neighbors, but there are some bad and enemy neighbors are also there. They are problematic for our country. So at that time we have to consider about such type of enemy countries also. तो पहला यहाँ पे क्या है वे कि जो जोग्राफिकल फैक्टर है, जोग्राफिकल फैक्टर के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा कि किस साइड से हमें बाउंड्री का थ्रेट या बाउंड्री का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जनरली हम देखेंगे कि जो वेस्टर्न साइड है और जो ईस्टर्न साइड है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न साइड, मतलब एक साइड से हम देखेंगे कि पाकिस्तान है, दूसरे साइड से चाइना है। तो ये दोनों कंट्रीज़ क्या करते हैं? बॉर्डर के बारे में हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में हम देखेंगे तब हमें इन नेबर्स के बारे में सोचना पड़ता है। दूसरा फैक्टर है, इन ऑर्डर टू कीप दिस थ्रेट एट बे, the nation has to increase its military might. The nation has to use modern technology to predict the threat, to build weapon systems and modernize and update the defense forces. मतलब हमारे मिलिट्री को अपडेट करना, टेक्नोलॉजिकली अपडेट करना, हमारे कंट्री को जो वेपन्स मिलते हैं वो मॉडर्न और अपडेटेड वेपन्स मिलनी चाहिए। मतलब हमारी जो डिफेंस सिस्टम है, हमारे जो वेपन्स है वो कम्प्लीटली मॉडर्नाइज्ड होनी चाहिए, अच्छे होनी चाहिए। नेक्स्ट वन, to resolve conflict by taking recourse to war in order to safeguard national security brings internal peace into danger. Hence, some nations try to get the support of other nations to manage the threat to their national security. तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि उनकी नेशनल सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए वो दूसरे जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ है या डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी मदद लेते हैं और उनकी मदद से उनकी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है या फिर जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जनरली जो छोटे कंट्रीज़ है वो अमेरिका या रशिया, ये जो बड़े कंट्रीज़ है और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है इनकी मदद वो लेते हैं। Now we will understand India's security system. Actually, India's security system is classified into three parts: Army, Navy, and Air Force. These are the three parts of India's security system. So these three systems are there. Actually, we have to understand the work of these three
systems. When we think about the army actually protects our land border, navy protects our coastal line or coastal area or coastal border, and air force protect our space. So these are the three works of our defense system. So far as our defense system is classified into three different parts. मतलब हमारे जो डिफेंस सिस्टम है वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीन पार्ट्स में उसका डिवाइडेशन होता है. आर्मी जो है वो हमारे लैंड बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और जो नेवी है उसके माध्यम से हमारा जो कोस्टल एरिया है, मतलब जो कोस्टल बॉडी है, बॉर्डर है, जैसे कि हम देखेंगे कि जो साउथ वेस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न साइड का जो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल का एरिया है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम नेवी के माध्यम से किया जाता है, और एयर फोर्स के माध्यम से हमारा जो स्पेस है उसको प्रोटेक्ट करने का काम किया जाता है. तो ये तीन उसके डिपार्टमेंट हम देख सकते हैं. आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है. तो इन तीन डिपार्टमेंट जो काम करते हैं वो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उसके अंतर्गत ये तीन डिपार्टमेंट्स काम करते हैं. मतलब जो डिफेंस डिपार्टमेंट है हमारा, और उस डिफेंस डिपार्टमेंट की जो मिनिस्टर होते हैं वो इन तीन डिपार्टमेंट्स को हैंडल करने का, उनके ऊपर वॉच रखने का काम करते हैं. इंडिया सिक्योरिटी सिस्टम इंक्लूड्स, अब हम देख सकते हैं कि इनमें तीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इंक्लूड किए जाते हैं. वो हमने ऑलरेडी अभी देखा है, उनके काम भी देखे. अभी हम देखेंगे कि जो इंडिया की जो आर्मी है वो सबसे बिगेस्ट आर्मी है. मतलब उसका जो रैंक है वर्ल्ड में वो 7th रैंक है. तो 7th मोस्ट बिगेस्ट आर्मी इज़ इन आवर ओन कंट्री. अब हम देखेंगे कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, एयरफोर्स है, नेवी है या फिर आर्मी है, इनके जो मेन चीफ होते हैं उनको क्या कहा जाता है. जनरली हम देखेंगे कि जो आर्मी के चीफ है उनको जनरल कहा जाता है, और जो नेवी के चीफ है उनको एडमिरल कहा जाता है, और जो एयर फोर्स है उसके जो चीफ है उनको एयर चीफ मार्शल कहा जाता है. और ये तीनों की तीनों जो चीफ है, आर्मी के हैं, नेवी के और एयर फोर्स के, इन तीनों को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं. इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनके माध्यम से इनका अपॉइंटमेंट होता है. अभी हम देखेंगे कि जो आर्मी की जो जनरल है उनका नाम है मनोज मुकुंद नरवणे. अभी के प्रेजेंट जो चीफ है वो है. उसके बाद जो नेवी है उसके जो चीफ है वो है एडमिरल करमबीर सिंह, और जो एयर फोर्स के जो चीफ है वो राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये है. अब इन तीनों का अपॉइंटमेंट किसके माध्यम से किया गया है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके माध्यम से इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है. तो हमारे प्रेसिडेंट जो है वो तीनों डिपार्टमेंट को कंट्रोल करते हैं. समझो किसी कंट्री के ऊपर वार करने का है तो ये डिसीजन लेने का काम हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लेते हैं. तो उनके हाथ में ये तीनों डिपार्टमेंट होते हैं. उनको इन तीनों डिपार्टमेंट का सुप्रीम कमांडर कहा जाता है. अभी हम देखेंगे कि हमारे इंडिया में जो डिसीजन लिया जाता है, मिलिट्री का हो या फिर इंटरनल प्रॉब्लम्स का हो, तो ये डिसीजन लेने का काम जो है हमारे इंडिया में जो मिलिट्री है उसके हाथ में डिसीजन लेने का अधिकार नहीं होता है. तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके हाथ में पूरी सत्ता होती है कि वो किस तरीके से प्रॉब्लम्स के साथ में टैकल कर सके. तो ये जो सिविल लीडरशिप है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, तो वो सुप्रीम कंसिडर की जाती है, ना कि मिलिट्री लीडरशिप. अब हम देखेंगे कि मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए अलग अलग तरीके के डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस भी खोले गए हैं कि जिसके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है.
और इन डिपार्टमेंट्स के माध्यम से हम देख सकते हैं कि नेवी, आर्मी और जो एयरफोर्स है उनमें अलग अलग माध्यम से भर्ती या जो रिक्रूटमेंट है वो की जाती है। तो उसके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि पूना में है और जो नेशनल डिफेंस कॉलेज जो कि दिल्ली में है, इन दोनों डिपार्टमेंट के माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। और ये दोनों भी डिपार्टमेंट्स जो है वो हमारे डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स को ट्रेन करने का काम करते हैं और उनके माध्यम से रिक्रूटमेंट होती है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड होम गार्ड। होम गार्ड किसको कहा जाता है तो वो हम देखेंगे। एक्चुअली होम गार्ड ये जो सिस्टम है और इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक सप्लीमेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। जब डिज़ास्टर्स कंडीशन होती है, जैसे कि नेचुरल डिज़ास्टर है या फिर मैनमेड डिज़ास्टर है, तो उस समय पे जो एसेंशियल गुड्स है, एसेंशियल जो चीज़ें हैं जैसे कि मिल्क है, फूड है, ये प्रोवाइड करने का काम होम गार्ड के माध्यम से किया जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। तो 1947 के पहले ही होम गार्ड सिस्टम आई है। अब इसमें वॉलंटियरली सिटीजन्स क्या कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। वो खुद अपने आप होम गार्ड के तौर पे वो सोशल वर्क, एज ए सोशल वर्क बोल के वो काम कर सकते हैं। अब जिनकी एज 20 to 35 है, ऐसे पर्सन्स को होम गार्ड का जॉब मिल सकता है, उनको ज्वाइन किया जा सकता है। अब इसके काम देखेंगे कि टास्क क्या है होम गार्ड के। तो मेंटेन पब्लिक सिक्योरिटी, सप्लाई ऑफ मिल्क, वाटर एंड अदर एसेंशियल सर्विसेज ड्यूरिंग राइट्स और स्ट्राइक्स, टू रेगुलेट traffic, to help people at the time of natural disasters like floods, earthquake, etc. तो ये उसके टास्क है होम गार्ड के कि जिसके माध्यम से जो डिज़ास्टरस कंडीशन है उसमें एसेंशियल गुड्स या जो रॉयट्स वगैरह होते हैं तो उसमें एसेंशियल चीज़ों को सप्लाई करने का काम होम गार्ड के माध्यम से किया जाता है।